अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो 8वीं जमात के लिए है और आज हम एक नज़्म पढ़ेंगे। नज़्म का उन्वान है ख्वाब आज़ादी। बे के नीचे ज़ेर है इसलिए ये ख्वाब पढ़ा जाएगा, ख्वाब आज़ादी। तो जिस लफ्ज़ के नीचे ज़ेर लगा दिया जाता है वो ज़ेर जो है वो का, की और के का काम करता है। जैसे इंग्लिश में अपॉस्ट्रोफी ऐसे होता है, इसी तरह से कुछ ऐसे ही समझने कि जैसे ज़ेर लगाने के बाद में का, की और के ये लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है दो लफ्ज़ों के बीच में। तो ख्वाब आज़ादी का मतलब आप क्या निकालेंगे? ख्वाब की आज़ादी। एक बात और होती है, यहाँ पर हम तर्जुमा उल्टा करते हैं। आज़ादी का पहले लेंगे आज़ादी को और ख्वाब को लेंगे बाद में। तो ख्वाब आज़ादी का मतलब होगा आज़ादी का ख्वाब। क्या मतलब होगा ख्वाब आज़ादी का? आज़ादी का ख्वाब। आपकी नज़्म आपकी किताब की ज़बान में सफ़ा नंबर 86 पर है और तरतीब के एतबार से इसका नंबर 13 है। इस नज़्म के शायर का नाम है यानी तखल्लुस शौकत थानवी। अब कुछ थोड़ा सा शायर का तारुफ करा दें हम आपको। शौकत थानवी, इनका असल नाम जो था वो तो मोहम्मद उमर था, लेकिन तखल्लुस शौकत था। आपको पहले ही बताया जा चुका है कि तखल्लुस उस नाम को कहते हैं जिस नाम से कोई मुसन्निफ या कोई शायर मशहूर हो जाता है। एक तो उसका पैदाइशी नाम होता है जो उसके वालिदैन रखते हैं, उनका नाम मोहम्मद उमर था, और बाद में जब वो अदीब या शायर बनता है, लिखने लगता है, तो अपना एक नाम रख लेता है शायर या मुसन्निफ। तो इन्होंने अपना तखल्लुस शौकत रखा। ये ज़िला मुज़फ्फरनगर यूपी में थाना भवन है, वहाँ के रहने वाले थे। थाना भवन उस एतबार से ये शौकत थानवी कहलाए। शौकत थानवी के नाम से ये मशहूर हुए। लिखने का अंदाज था इनका तंज़िया और मज़ाहिया। इन्होंने नावल और अफसाने वगैरह ज़्यादा लिखे हैं, कुछ नज़में भी लिखी हैं। छठी जमात में आपने एक ड्रामा पढ़ा था हवाई किले, मज़ाहिया अंदाज में लिखा हुआ वो एक ड्रामा था, वो भी शौकत थानवी का ही लिखा हुआ था। और आज की नज़्म ख्वाब आज़ादी, ये भी तंज़िया और मज़ाहिया अंदाज में लिखी हुई एक नज़्म है। समाज के ऊपर चोट की गई है इस नज़्म में। मज़ाहिया उस नज़्म को कहते हैं जिसको पढ़कर बेइख्तियार हंसी या चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए और मुआशरे में फैली हुई खराबियों पर चोट भी की जाए, ऐसी नज़्म तंज़िया नज़्म कहलाती है। तो आज की नज़्म जो है ये तंज़िया नज़्म है। शौकत थानवी अपनी ज़राफ़त के लिए बहुत मशहूर हैं। जैसे कि आपने छठी जमात की इनके ड्रामे में पढ़ा था। ड्रामा पढ़कर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत लुत्फ़ आया होगा। आज की नज़्म पढ़कर भी आप बहुत महसूस होंगे और समाज में जो फैली हुई बुराइयाँ हैं उनके ऊपर जो इन्होंने चोट की है उसका भी एहसास होगा, उसका भी अंदाज़ा होगा आपको। शायर की खूबी ये होती है कि वो अल्फाज के ज़रिए से ऐसा नक्शा हमारे सामने खींच देता है कि तसव्वुर की दुनिया में एक तरह का मतलब पूरा नक्शा हमारे सामने खींच जाता है सिर्फ अल्फाज की बुनियाद पर। और एक शेर में यानी 2 मिसरों में शायर अपनी बात मुकम्मल कर लेता है, ये उसका कमाल होता है। जिस तरह से एक आर्टिस्ट कैनवस, कलर और ब्रश वगैरह का सहारा लेकर कोई तस्वीर बनाता है, शायर या मुसन्निफ अपने अल्फाज के ज़रिए से वो तस्वीर हमारे ज़हन के पर्दे पर छाप देता है। तो आप इस नज़्म को पढ़िए। अगर आपने तवज्जो के साथ में पढ़ा तो
एहसास होगा आपको कि वो नक्शा आपके सामने आ जाएगा। तो नज़्म की तशरीह में सबसे पहले देखते हैं अंदाज़े बयान। इन्होंने खौफ आज़ादी जैसे कि इसके उन्वान से जाहिर है, अंदाज़े बयान एक ख्वाब का दे दिया है इन्होंने। और आपको पता है कि इंसान जो काम हकीकत में नहीं कर पाता, असलियत की दुनिया में रहते हुए वो काम मुमकिन नहीं होते, कुछ ऐसे काम वो ख्वाब में कर लेता है। तो इनका अंदाज़ बयान जो है वो आज़ादी का ख्वाब, और इसमें सबसे पहले जो है चीज़ है वो है कानून का खौफ। जब इंसान को समाज का, कानून का, मुआशरे का खौफ होता है तो बहुत सारी पाबंदियों में रहता है, बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को बचाता है। लेकिन अगर उसको कानून का ही खौफ ना रहे तो फिर वो अपने आप को किस तरह से क्या करता है, ये आप इस नज़्म में पढ़ेंगे। जैसे कि जो चाहूँ करूँ, बगैर टिकट के सफ़र करूँ, अपनी साइकिल में रात को बत्ती न जलाऊँ। ये उस ज़माने की नज़्म है जब साइकिलें ही ज़्यादा हुआ करती थी, और जैसे आज मोटरसाइकिलें और स्कूटियाँ वगैरह होती हैं। तो आप ऐसा समझिए कि जैसे कि स्कूटी या मोटरसाइकिल की बत्ती ना जलाऊं, तो आगे अगर इंसान इन पाबंदियों में नहीं रहेगा, अपने आप को इन पाबंदियों का जो है वो असीर नहीं बनाएगा, तो कितनी परेशानी में खुद ही मुब्तला हो जाएगा। अगर हम अपनी बाइक या स्कूटी की लाइट ना जलाएं और सामने वाला भी सोचे कि मैं भी आज़ाद हूँ, मैं भी क्यों जलाऊँ अपनी बाइक की या स्कूटी की लाइट, तो जाहिर सी बात है कि आपस में एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। और सड़कों के ऊपर अगर अंधेरा होगा, जैसे कि उस जमाने में हुआ करता होगा, तो आपस में टक्कर हो जाएगी और फिर अंजाम आप खुद ही जान सकते हैं कैसा होगा। इसके साथ ही दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि बगैर टिकट के सफ़र करूँ, यानी कि टिकट लेने की भी मैं तकल्लुफ़ क्यों करूँ जब मैं आज़ाद हूँ, मेरा मुल्क है, जो जैसे चाहूँ रहूँ। तो जाहिर सी बात है रेलवे का सारा निज़ाम वो टिकट की बुनियाद पर ही है। जो हम टिकट में पैसे खर्च करते हैं उसी से सारा निज़ाम चलता है रेलवे का। तो किस तरह से मुमकिन है ये सब। इसके अलावा ज़ख़ीरा अंदोज़ी यानी कि चीज़ों को गोदाम में भर लेना और फिर उसकी कीमत बढ़ाने के बाद में जब इसकी किल्लत हो जाए मार्केट में तो फिर उसको ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त करना, इसे ज़ख़ीरा अंदोज़ी कहते हैं। तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके अपना घर बनूँ और घी में मिलावट करके और चीज़ों में मिलावट करके लोगों की सेहत ख़राब करूँ। तो इंसान अगर देखा जाए तो लोगों की सेहत जहाँ ख़राब करेगा वहीं उसका अपना भी नंबर आएगा। वो मिलावट वाली चीज़ें उसको खुद भी इस्तेमाल करनी पड़ेंगी और उसका नुकसान उसको खुद को भी उठाना पड़ेगा। तो जब हम अपनी ज़ाती ख्वाहिशात और खुद गर्जी की बुनियाद पर कोई काम करते हैं तो हम दूसरों के बारे में नहीं सोचते, जबकि उन दूसरों में कहीं ना कहीं हम खुद भी शामिल होते हैं। इसके बाद में जब शायर नींद से बेदार हो जाता है, अचानक उसकी आँख खुलती है, तो वो अपने आप को आज़ादी की कुछ पाबंदियों में ही गिरफ्तार पाता है। यानी आज़ादी की भी कुछ अपनी पाबंदियाँ होती हैं। आज़ाद होने का मतलब ये नहीं होता कि हम अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारें, मनमानी करें। मनमानी कहीं भी नहीं होती, और जहाँ मनमानी होती है वहाँ पर बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो ये तो थी इस नज़्म की तशरीह। इसके बाद अब ज़रा रवानी के साथ मेरे साथ साथ इस नज़्म को पढ़िए। जब मेरे साथ आप पढ़ेंगे और अच्छी तरह पढ़ेंगे, रवानी के साथ पढ़ेंगे, तो आपको खुद भी मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। अपनी आज़ादी का देखा ख्वाब मैंने रात को, याद करता हूँ मैं अपने ख्वाब की हर बात को। मैंने ये देखा कि मैं हर कैद से आज़ाद हूँ, ये हुआ महसूस जैसे खुद मैं जिंदाबाद हूँ। अब मुझे कानून का डर क्या, मेरा कानून है, खुद ही कूदा कर वही मजमून है। कूदा कहते हैं मिट्टी के बर्तन को, यानी कि जो कुछ हूँ मैं खुद ही हूँ। मिट्टी का बर्तन कूदा बनाने वाला भी मैं ही हूँ और कूदा भी मैं ही हूँ, यानी अब जो कुछ भी हूँ मैं खुद ही हूँ। जितनी भी पाबंदियाँ वो खुद मेरी पाबंद हैं, वो जो माई बाप थे हाकिम मुस्तफ़ फर्जंद हैं। मुल्क अपना, कौम अपनी और सब अपने गुलाम, आज करना है मुझे आज़ादियों को एहतराम। जिस जगह लिखा है मत थूको, मैं थूकूंगा ज़रूर, अब सदा वारे सदा होगा ना कोई भी कसूर।
यानी अब मेरे किसी कसूर के बाद कोई सज़ा नहीं दी जा सकती, क्योंकि मैं आज़ाद हूँ, इस जगह चाहूँ मैं थूकूँ। और जाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि इधर उधर थूकने से बीमारियाँ फैलती हैं, और जो थूकने वाला है वो खुद भी बीमारियों में गिरफ्तार होता है, उसको खुद भी उसका नुकसान उठाना पड़ता है। अगले समय पर देखिए, सफ़ा नंबर 87 पर, एक ट्रैफिक के पुलिस वाले कब है ये मजाल, वो मुझे रोके मैं रुक जाऊं, यह है ख्वाबो ख्याल। ट्रैफिक का पुलिस वाला मुझे किस तरह रोक सकता है, मैं तो आज़ाद हूँ। ये ख्वाबो ख्याल की बातें हैं कि वो मुझे रोके और मैं रुक जाऊं। मेरी सड़कें हैं तो मैं जिस तरह भी चाहूँ चलूँ, जिस जगह चाहे रुकूँ और जिस जगह चाहे मुड़ूँ। कोई नो एंट्री नहीं, कोई नो राइट नहीं, कोई नो लेफ्ट नहीं, यानी कोई सड़क की पाबंदियां मेरे ऊपर आयद नहीं होती, क्योंकि मैं आज़ाद हूँ। साइकिल की रात में बत्ती जलाऊं किस लिए, नाज कानून के आखिर उठाऊं किस लिए। रेल अपनी है तो आखिर क्यों टिकट लेता फिरूं, कोई तो समझाए मुझको ये तकल्लुफ क्यों करूं। क्यों ना रिश्वत दूं कि जब हाकिम हूं मैं सरकार हूं, थानवी हरगिज नहीं हूं अब मैं थानेदार हूं। चोर बाजारी करूं या शाह बाजारी करूं, मुझको आपका जिस तरह चाहूं मैं अपना घर भरूं। घी में चर्बी के मिलाने की है आज़ादी मुझे, अब डरा सकती नहीं गाहक की बर्बादी मुझे। मैं सितमगर हूँ, सितम पेशा, सितम ईजाद हूँ, मुझको यह पहुँचते सब कि मैं आज़ाद हूँ। यक बयक यानी अचानक, यक बयक नींद से चौंका तो देखा ये हकीर अपनी आज़ादी की पाबंदियों का है असीर। असीर कहते हैं पाबंद को, यानी अपनी आज़ादी ही की पाबंदियों में गिरफ्तार है, असीर है। यानी आज़ादी की भी कुछ बंदिशें, कुछ पाबंदियाँ, कुछ हदें होती हैं। तो अजीज़ तलबा, आइए अब इस नज़्म से मुताल्लिक़ कुछ सवाल और उनके जवाब देखें। नज़्म हमारी शुरू होती है सफ़ा नंबर 86 से। सफ़ा नंबर 86 पर आपको इन 3 सवालों के जवाब मिलेंगे, जिसमें सवाल नंबर 1 है, शायर ने ख्वाब में क्या देखा। बहुत आसान सवाल है, आसानी के साथ आप इसका जवाब देख सकते हैं। सवाल जवाब करने से पहले इंडेक्स में भी इसका उन्वान लिखिएगा नज़्म का, और ऊपर भी सबक का नाम लिखिएगा, सबक नंबर 13, ये सब चीज़ें लिखिएगा अपनी कॉपी में। 2 लाइनें छोड़कर सवाल नंबर 2 लिखेंगे आप, शायर को किस चीज़ का अब डर नहीं है। तो कौन सी चीज़ है जिसका शायर को अब कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। सवाल नंबर 2 का जवाब लिखिए। उसके बाद 2 लाइनें छोड़कर सवाल नंबर 3 लिखिए, शायर कहाँ थूकने की जिद कर रहा है। कहाँ थूकने की जिद कर रहा है शायर, कहाँ थूकना चाहता है, इसका जवाब लिखिए। अगले सफ़े पर सफ़ा नंबर 87, सवाल नंबर 4, ट्रैफिक के पुलिस वाले की क्या मजाल नहीं है। क्या हिम्मत नहीं है ट्रैफिक के पुलिस वाले की, क्या मजाल नहीं है, इसका जवाब लिखिए आप यहाँ पर। फिर सवाल नंबर 5 देखिए, शायर क्यों कह रहा है कि मैं रात में साइकिल की बत्ती किस लिए जलाऊं। इसका जवाब भी आपको सफ़ा नंबर 87 पर मिल जाएगा। फिर सवाल नंबर 6 है हमारा, शायर रिश्वत लेने पर क्यों आमादा है। क्यों शायर रिश्वत लेना चाहता है, क्या वजह है कि शायर रिश्वत लेने पर आमादा है। सफ़ा नंबर 88 पर आपको इन सवालों के जवाब मिलेंगे, जिसमें सवाल नंबर 7 है, शायर अपना घर किस तरह भरना चाहता है। सफ़ा नंबर 88 के जो अशार हैं उनमें तलाश कीजिए इस सवाल के जवाब को। इसके बाद सवाल नंबर 8, घी में किस चीज़ की मिलावट करने से गाहक की बर्बादी हो सकती है। तो क्या चीज़ है जिसमें घी में मिलावट की जाए जिसकी, तो फिर गाहक की बर्बादी हो सकती है। इसका जवाब लिखने के बाद सवाल नंबर 9 है, नींद से बेदार होने पर, यानी नींद से जागने पर शायर अपने आप को किस हाल में पाता है। और सवाल नंबर 10, इसमें इस नज़्म का मरकज़ी ख्याल, यानी जिस बात को ध्यान में रखते हुए शायर ने ये नज़्म लिखी है वो क्या है, वो क्या सबक देना चाहता है हमको। सवाल है, इस नज़्म से क्या सबक मिलता है। हमें इस नज़्म को पढ़ने के बाद में क्या बात हमारे जहन में आती है, क्या सबक हमको इस नज़्म को पढ़ने के बाद में मिलता है। सवाल जवाब के बाद अब ग्रामर की कॉपी उठा लीजिए। हर सबक का ग्रामर का काम ज़रूर करना है।
इस सबक में आपको 5 काम दिए जा रहे हैं ग्रामर के, बहुत आसान है। सबसे पहला काम जो है वो मिसरों को मुकम्मल करने का है। सफ़ा नंबर 89 पर मिसरें मुकम्मल कीजिए। मिसरों में कुछ जगह छोड़ दी गई है, उनको आपको बहुत ध्यान से देख कर लिखना है, या बेहतर तो यह है कि बगैर देखे लीजिए अपनी याददाश्त से। इसके बाद 2 नंबर पर है लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, इनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। इन अल्फाज को बहुत सलीके के साथ, बहुत मियारी जुमले होने चाहिए। इसके बाद मुतदाद अल्फाज करने हैं आपको। कुछ अल्फाज दिए हुए, इनके मुतदाद यानी अपोजिट वर्ड्स, विलोम शब्द लिखने हैं आपको। फिर दाग लगाकर कुछ अल्फाज बनाने हैं। अगले सफ़े पर सफ़ा नंबर 90 पढ़िए, समझिए और लिखिए। इसको ज़रा ध्यान से पढ़िए, ये काम ज़रूर करना है। अगले सफ़े पर इसलिए छोड़ मत दीजिएगा या भूल मत जाइएगा। पढ़िए, समझिए और लिखिए। हम निवाला, हम मशरब और हम ख्याल वगैरह, ये मुरक्कब अल्फाज हैं। इनमें हम साबका के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह दर्ज झेल के मुरक्कब लफ्ज़ लिखिए जिनके पहले हम इस्तेमाल हो। जैसे कि एक ही नाम का, उसे हम क्या कहेंगे, सोच समझ के ज़रा लिखिए। बहुत आसान है, बहुत दिलचस्प काम है। ये 5 अल्फाज इसमें आपको बनाने हैं। एक ही नाम का, एक ही मज़हब का, एक शक्ल का, बराबर की उम्र का और साथ सफ़र करने वाला। हम लगाकर ये अल्फाज बनेंगे। मैंने इशारा दे दिया और समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है, और मुझे यकीन है कि आप समझदार हैं। अपने काम मुकम्मल कीजिए। शुक्रिया।